हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीसी। ठीक है। यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो उनके लिए है। उनका एक सब्जेक्ट है ईडीसी। तो ईडीसी का हम लोग रिव्यू करेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट में, जो आपका ईडीसी सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। क्योंकि आप सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे और बहुत सारे नॉलेज भी आपको गेन कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीसी। इसका सब्जेक्ट जो चैप्टर वाइज है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चैप्टर वाइज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में सारे टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक्स को आपको बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ईडीसी का फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका चैप्टर है ईडीसी का, उसमें आपका है सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। तो इससे पहले आप पढ़े होंगे ईसीडी। ठीक है। जो सेकंड आपके सेमेस्टर है उसमें आप पढ़े होंगे ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस। उसमें भी आपको देखने को मिला होगा थोड़ा बहुत एम्पलीफायर के बारे में। लेकिन जो ईडीसी है, जो थर्ड सेमेस्टर में है आपका ईडीसी, ईडीसी में सबसे पहला जो आपका चैप्टर में देखने को मिलेगा वो सिंगल स्टेज या फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एच पैरामीटर इन टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर उसके बाद आपको एच पैरामीटर के बारे में देखना होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला जो टॉपिक होगा आपका ट्रांजिस्टर हाइब्रिड लो फ्रीक्वेंसी मॉडल इन सी कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो हाइब्रिड मॉडल होता है, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल होता है, उसके बारे में आपको जानना होगा। सी कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसको बारे में जानना होगा। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर होता है उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है उसका भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। आखिर क्यों हम लोग मल्टी स्टेज का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका गेन क्या होता है, कितना होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपका आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। कई टाइप के होते हैं जो आपके मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, जैसे आपका होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, फिर आपका हो गया डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये सारे आपके टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इस तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के भी आपको मदद करेंगी। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है दियर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ। जो भी आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, या फिर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, और इसका जो बैंडविड्थ होता है कितना होता है। ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं जो सेकंड चैप्टर आपका ईडीसी में होगा। सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है। लार्ज जो सिग्नल एम्पलीफायर है उसमें जो आपका टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। जो वोल्टेज है और जो पावर एम्पलीफायर है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को। ठीक है। क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन एम्पलीफायर। कोई भी एम्पलीफायर है उसमें इम्पीडेंस मैचिंग का कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको जानना होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर है, इम्पीडेंस मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए ये टॉपिक भी आपका इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा इसमें। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो अगला होगा टॉपिक,
वहाँ पे आपको पढ़ना होगा सिंगल इंडेड पावर एम्पलीफायर, ठीक है। सिंगल इंडेड पावर एम्पलीफायर क्या होता है, फिर आपको मिलेगा ग्राफिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, ऑफ आउटपुट पावर। आउटपुट पावर का जो कैलकुलेशन होता है ग्राफिकल मेथड से, वो कैसे करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अगला जो टॉपिक है आपका हीट डिसिपेशन कर्व। हीट डिसिपेशन कर्व कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्या काम करता है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हीट सिंक का। फिर आपको पढ़ना होगा पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, ये भी आपका एक पावर एम्पलीफायर है, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आपका जो ईडीसी सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर जो थर्ड है उसमें आपको देखने को मिलेगा फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। फीडबैक एम्पलीफायर में आपको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक, ठीक है। फीडबैक का वर्क क्या होता है, किस तरह से फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक का क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर थर्ड में फीडबैक एम्पलीफायर में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर गेन ऑफ एन एम्पलीफायर एम्प्लॉइंग फीडबैक, ठीक है। जब भी हम लोग किसी एम्पलीफायर में फीडबैक को फीड करते हैं तो इसके गेन का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उसका गेन का फार्मूला आता है, इसके बारे में आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। अगला आपका जो टॉपिक है उसमें आता है फीडबैक इफेक्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है, निगेटिव फीडबैक का गेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में आपको देखना है। स्टेबिलिटी क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, किसी भी एम्पलीफायर का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बहुत मायने रखते हैं किसी भी एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ना है, फीडबैक एम्पलीफायर में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मिलेगा विथ जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है उसके साथ में, ठीक है, एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा होता है उसके साथ में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन। एमीटर फॉलोअर जो एम्पलीफायर होता है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर जिसको सीसी एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है, एमीटर फॉलोअर बोलते हैं इसको। तो एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर और इट्स कैरेक्टरिस्टिक है या फिर इसका जो एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 4 है आपका साइनसॉइडल ऑसिलेटर, ठीक है। अभी तक तो एम्पलीफायर चल रहा था और चौथे चैप्टर से आपका शुरू होगा ऑसिलेटर, ठीक है, साइनसॉइडल ऑसिलेटर। इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा वर्कहासन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर, ठीक है, दो आपका वर्कहासन क्राइटेरिया होता है, कोई भी एम्पलीफायर होता है जो दो क्राइटेरिया को पूरा करता है तो एज ए वर्क करने लगता है वो ऑसिलेटर की तरह, ठीक है। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वर्कहासन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के लिए वर्कहासन क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिफरेंट ऑसिलेटर सर्किट्स, ठीक है, कई सारे डिफरेंट ऑसिलेटर होते हैं, जैसे आपका हुआ ट्यून्ड एम्पलीफायर आपको पढ़ना है, ट्यून्ड ऑसिलेटर आपको पढ़ना है, फिर आपको हॉटले ऑसिलेटर पढ़ना है, फिर आपको कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ना है, फिर आपको फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ना है, फिर आपका वेन्स ब्रिज पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना है दियर वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी आपके ऑसिलेटर हैं जितने भी टाइप के इसमें दिए गए हैं सारे के वर्किंग प्रिंसिपल को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हॉटले ऑसिलेटर क्या होता है, ट्यून्ड ऑसिलेटर क्या होता है, कॉलपिट ऑसिलेटर क्या होता है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है, विन ब्रिज क्या होता है, फिर आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, सारी चीज़ें आपके सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में आपको क्या पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट,
ठीक है। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। एंड बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंट सर्किट, की कोई भी रेजोनेंट सर्किट है उसका बैंडविड्थ कितना होगा इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, सिंगल एंड डबल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। सिंगल और डबल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। और दियर फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस आता है उसके फिगर्स को बना के अच्छे से आपको इसको समझना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 5 में उसमें 2 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। सिंगल जो वोल्टेज एम्पलीफायर है, डबल एम्पली जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और सीरीज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो आपको है उसमें पढ़ना है क्लीपर और क्लैम्पर सर्किट। क्लीपर क्या काम करता है, क्लैम्पर सर्किट क्या क्या काम करता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी इस चैप्टर में। तो फर्स्ट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्लीपर, ठीक है। क्लीपर का काम क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा सीरीज एंड शंट क्लीपर क्या होता है, सीरीज क्लीपर क्या होता है, शंट क्लीपर क्या होता है, शंट मतलब पैरेलल क्लीपर क्या होता है। फिर पॉजिटिव और निगेटिव पीक क्लीपर क्या होता है, बायस क्लिपिंग यूजिंग डायोड, कैसे डायोड का यूज़ करके हम लोग बायसिंग क्लीपर का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। इसके बाद आपको पढ़ना है क्लीपर यूजिंग जेनर डायोड, जेनर डायोड का यूज़ करके कैसे हम लोग क्लीपर बनाते हैं, कैसे क्लीपर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्लैम्पर, ठीक है। क्लैम्पर का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्लैम्पर सर्किट एनालिसिस, ठीक, किस तरह से हम लोग क्लैम्पर सर्किट कोई है उसको एनालिसिस करते हैं उस सर्किट का, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद जो 7वां चैप्टर है आपका, यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपैम, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बोलते हैं शॉर्ट में ओपैम। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है यहाँ पे आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स ब्लॉक डायग्राम। तो जो भी आपका ओपैम है या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे इनपुट इम्पीडेंस हुआ, आउटपुट इम्पीडेंस हुआ, स्लीव रेट हुआ, CMMR हुआ, ये सारी चीज़ें आपके आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कई सारे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं और कितना होता है, ठीक है। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। फिर आपको पढ़ना है अगला जो टॉपिक होगा IC 741, ठीक है, IC 741, ठीक है। इसके बारे में आपको एक पढ़ना होगा IC 741 क्या होता है इसके बारे में। फिर आपको पढ़ना होगा इट्स पिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितने पिन होते हैं, जितने भी पिन होते हैं उनका काम क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपैम, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, ठीक है। जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है उसका डिफिनेशन आपको परिभाषा देना है। फिर आपको पढ़ना है CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, फिर आपको पढ़ना है PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, फिर आपको पढ़ना है स्लीव रेट, फिर आपको पढ़ना है इनपुट ऑफसेट करंट, आउटपुट ऑफसेट, फिर आपका हुआ बायस करंट। ये सारे आपके जो दिए गए हैं वो सारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, इसका डिफिनेशन आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ओपैम के लिए। फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर हम लोग कैसे बनाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके इन्वर्टर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। स्केल चेंजर कैसे हम लोग बनाते हैं ओपैम का यूज़ करके, एडर सर्किट कैसे बनाते हैं ओपैम का यूज़ करके, सब्सट्रैक्टर कैसे बनाते हैं ओपैम का यूज़ करके, फिर आपको डिफ्रेंशिएटर कैसे बनाते हैं ओपैम का यूज़ करके, फिर आपको इंटीग्रेटर कैसे बनाते हैं, लॉग एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं, एंटी लॉग एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके ओपैम का यूज़ करके, फिर आपका कंपरेटर कैसे बनाते हैं, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके कैसे हम लोग इसमें ट्रिगर को बनाते हैं। फिर आपका आता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, कैसे ओपैम का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वाइब्रेटर
ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर और सर्किट एंड आईसी टाइमर, ठीक है, टाइमर आईसी आपको यहाँ पे पढ़ना है और मल्टी वाइब्रेटर सर्किट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का, वहाँ पे पढ़ना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर एज स्विच, ठीक है, जो भी आपका ट्रांजिस्टर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एज ए स्विच, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम लोग कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे हम लोग एज ए स्विच ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर किया जाएगा। फिर आपको पढ़ना है ए स्टेबल, मोनो स्टेबल एंड बाई स्टेबल पढ़ना है, ठीक है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है, फिर आपको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है दियर एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी आपके तीनों मल्टी वाइब्रेटर हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेसिक आइडिया ऑफ आईसीज, जो भी आपके आईसीज हैं, ठीक है, उसका बेसिक आइडिया पढ़ना है। फैब्रिकेशन ऑफ आईसी, किस प्रकार से हम लोग आईसी के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना होगा आईसी के बारे में, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC55, जो टाइमर आईसी है वो है आपका IC55, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइमर आईसी। तो इसका ब्लॉक डायग्राम देखना होगा, जो IC55 है, जो टाइमर आईसी है उसका ब्लॉक डायग्राम और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कई सारे जगह पर टाइमर आईसी जो IC55 है उसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में आपको देखना है और कैसे कैसे जो टाइमर आईसी कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाई यूजिंग IC555, ठीक है। जो टाइमर आईसी है उसका यूज़ करके हम लोग कैसे मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इस सारे टॉपिक आपके जितने भी EDC के सारे टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपके लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट आपका चैप्टर आता है और रेगुलेटर पावर सप्लाई, ठीक है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपको देखने को मिलेगा बेसिक रेगुलेटेड सर्किट बाय यूजिंग जेनर डायोड। जेनर डायोड का यूज़ करके हम लोग कैसे बेसिक रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई, ठीक है, जो डीसी पावर सप्लाई है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको डाउट्स क्लियर करना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा लाइन एंड लोड रेगुलेशन, ठीक है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा लाइन रेगुलेशन क्या होता है और लोड रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है, फिक्स वोल्टेज आईसी भी होता है, फिर आपका फिक्स में आपका निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी होता है, ठीक है। आईसी रेगुलेटर्स होते हैं जैसे हो गया आपका 78XX सीरीज, 79XX सीरीज, ये आपका हो गया पॉजिटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, ये हो गया आपका निगेटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें आपको पढ़ना होगा फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, फिर आपको पढ़ना होगा निगेटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, पॉजिटिव फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, फिर आपको पढ़ना होगा वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है। जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो IC723 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। ये सारे टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि इस टॉपिक से भी, इस चैप्टर से भी कई सारे क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कीजिएगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। और ख़ासकर इस सब्जेक्ट के भी सारे आपके टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आने वाले हैं, बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप उसको एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकें और अच्छा नंबर पा सकें और आने वाले समय के लिए भी आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।